हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियांसी मैथ्स एकेडमी। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे और आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों ने अपने पहले पढ़ा होगा ये, कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। ठीक, तो इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 81 को हम इसमें लेंगे तो हमारे 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से हम करेंगे तो ये 1 बार हमारा जाएगा। ठीक, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके क्या हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो सारे नंबर्स हैं जो इनके फैक्टराइजेशन करते वक्त हमें मिलते हैं, वो सभी नंबर्स हमारे क्या हैं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक, तो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब हमारे, इसका मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2, 3, 7, 11, 17। मीन्स जो संख्याएं अपने स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से जाएंगी या खुद से, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो देखा होगा आपने कि कंपोजिट जो नंबर होते हैं को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम क्या, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर मीन्स हमारे क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर हमारा हुआ अभाज्य संख्या, मीन्स भाज्य संख्या। थोड़ा साफ नहीं लग रहा। भाज्य संख्या, तो जैसे हमने 4 को ले लिया, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, 4 ले लिया हमने, तो अब जब हमने 4 को लिया तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, किससे डिवाइड हो सकता है, तो 1, 2 एंड 4। ये तीनों ही नंबर ऐसे नंबर हैं जो 4 को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाले नंबर्स हमारे कितने हो गए, 3, 1, 2, 4। ठीक, इसलिए 4 को कंपोजिट नंबर है। 4 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे एग्जांपल में 6 है, 88 है, 9, 10, ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। तो चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक था हम उसकी तरफ चलते हैं। इतना तो शायद आपको पहले से ही पता होगा, ये सिर्फ मैंने एक बार आपको आइडिया देने के लिए, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स फिर लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो ये चीज़ें आपको एक बार मैंने रिमाइंड करा दी है। अब हम आज के टॉपिक जो हमारा था उसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसकी डिफिनेशन भी दिख रही होगी,
every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order on which the prime factor occur. ठीक, तो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं. एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने 210 लिया, कोई नंबर हमारा है 210. ठीक, ये क्या है, कंपोजिट नंबर, मीन्स ये हमारी एक क्या है, भाज्य संख्या. ये हमारे क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर. ये हमारा एक कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे इसके फैक्टर. तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 105, फिर 2 से करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या इसको करेंगे, 3 से करेंगे. तो हमारा क्या हुआ 35, फिर 5 से तो 7 का करेंगे तो हमारा क्या हुआ 1. ठीक, तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो गए 2, 3, 5, 7. ठीक, जैसे हमने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर. इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, जैसा कि मैंने आपको कंपोजिट नंबर बता चुकी हूँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक, इस कंपोजिट नंबर को हम क्या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर मींस इसके अगर हम क्रम, ये जो हमारा 2, 3, 5, 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पर ध्यान ना दिया जाए तो वो फैक्टराइजेशन एक क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. ठीक, अब एग्जांपल हमने ये लिया था और इसके हमने फैक्टर किए थे. यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ये हमारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स. ठीक, प्राइम नंबर्स में आपको बता चुकी क्या होते हैं. तो 2, 3, 5, 7 हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स, इसलिए इन्हें प्राइम फैक्टर्स भी कहा जाता है. इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर. ठीक, और इससे फैक्टराइजेशन को जिसमें सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक, यहाँ पर हम 210 का क्या किया, हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए. इन्हें हम कई तरीके से लिख सकते हैं. जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं C इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5. ठीक, फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5, 7 इंटू 3 इंटू 2. ठीक, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया. ठीक है, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स को हमने क्या किया, कहीं भी आगे पीछे लिखा जा सकता है. ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हमारे सेम है. हमने कहीं भी इसको आगे पीछे रख दिया, लेकिन ये सारे हमारे क्या हैं, सेम है. अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स को क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में रखें. अगर हम इसे क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में रखें, असेंडिंग ऑर्डर्स में रखें. ठीक, अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर्स में रखें तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कैसा होगा, यूनिक. कैसा होगा, हमारा यूनिक होगा. एग्जाम्पल के लिए हमने जो लिया हुआ था 210, इसमें 2, 3, 5, 7 ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें रखा गया है. 2, 3, 5, 7 इन्हें हम क्या बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है. ठीक है, अब जैसा कि हमारे इस पे भी हम बुक में भी अपनी एक बार देख लेते हैं कि हमारी प्रमेय क्या थी. मीन्स इससे समझ में आ जाएगा आपको कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. ठीक, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम का के बिना अद्वितीय होता है. ठीक, मीन्स प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय
होता है। ये हमारी क्या थी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल 210 जो यहाँ पर मैंने दिया उसके थ्रू मैंने आपको ये समझाया। ठीक, तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक, तो चलते हैं अब अपने एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ, अभी मैं आगे क्वेश्चंस इसके बताऊंगी तो और अच्छे से आपको ये प्रमेय समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन 5, ठीक है, उसका सलूशन है। यदि n के किसी मान के लिए, यदि n के किसी मान के लिए यदि n के किसी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगी, 4n शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अर्थात हमारा इसका मतलब क्या है, अर्थात 4n का एक गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 4n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4n इज इक्वल टू, यहाँ पर 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 4 को। ठीक है, तो इसके ऊपर n पावर हो गई इज इक्वल टू, अब इसको हम 2 की पावर 2 और n भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n। ठीक, अब यहां हम देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या दो ही आ सकती है। क्या आ सकती है, दो ही आ सकती है। ठीक, तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो हमारी प्रमेय थी, तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार 4n के गुणनखंडों में से 4n के
गुणनखंडों में से संख्या 2 के अतिरिक्त संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। 2 के अतिरिक्त क्या है? कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे कि 4n, अतः n का कोई भी कोई अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4n जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि यदि n के लिए किसी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4n जो हमारा है उसके गुणनखंड 2 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 फिर n, तो 2 की पावर 2n हो गया। यदि 4n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4n के गुणनखंडों में से संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करिए? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा। ठीक, 6 और 20 का हमें क्या करना है? 6 और 20 का हमें एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, क्या निकालना है? ज्ञात करना। 6 और 20 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6 का हम करेंगे 2 से किया तो 6, फिर 3 से 3, फिर हम 20 के करेंगे तो 2 से, सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना आया? 10, फिर 2 का मीन्स डिवाइड करना होता है इसको, ठीक है। तो फिर 2 से इसने किया हमने, वैसे ऐसे हमने किया 2 का 20 से, 2 एक नंबर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? 10, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 से, अब 2 का फिर से 2 का 10 में करेंगे हम तो क्या होगा? 2 पंचे 10, पूरा पूरा चला गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 5, 5 लिखेंगे। फिर अब 5 का किससे जाएगा? केवल 5 से, तो हमारा क्या हो गया? 2, 2, 5, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। फिर अब हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर 6 के क्या गुणनखंड हमारे आए? 2 इंटू 3, और 20 का हमारा क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1, ठीक है। अब 2 की पावर 1 जो है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य वर्णखंड की सबसे छोटी घात है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हमारी क्या है, 2 की पावर 1 सबसे छोटी घात है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एचसीएफ। ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अतः एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ क्या हुआ, 2 की पावर 1 मीन्स 2, जो कि 2 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात है। आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या 6 और 20, इसके गुणनखंड क्या थे 2 और 3, और 20 का क्या था 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें क्या है, दो दोनों में हमारे में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, एचसीएफ जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आता है एलसीएम का, एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम क्या होगा, जो हमारे बचे हुए अब है, बचे हुए जितने फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य वर्णखंड की सबसे बड़ी घातें क्या है, सबसे बड़ी घातें। इसमें जो बचा हुआ था हमारा, ठीक है, इसमें जो बचे हुए थे हमारे ये फैक्टर्स, ये हमारे क्या हो गए, एलसीएम। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी है 2 की पावर 2, 5 और 3, सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से समृद्ध है, दोनों से समृद्ध है, ठीक। तो अतः हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हमारा इसका क्या हो गया, 6 और 20 का 2 की पावर 2 इंटू 3 का 1 इंटू, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 60। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी एक यहाँ पर देख लीजिए आप, कि 6 और 20 को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 120। और अगर एचसीएफ और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ हमारा 2 आया तो, और एलसीएम हमारा क्या आया 60, इसको हम करेंगे तो भी क्या हमारा आएगा 120। तो अतः क्या हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मीन्स दो संख्याओं का, हमारी जो दो संख्याएं थी 6 और 20 हमारी जो संख्या थी, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के हमारे बराबर होता है। तो आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा, ठीक। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मीन्स पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, फिर हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या 96 और के फैक्टर हम कर लेते हैं। 96 के हम फैक्टर करेंगे, पहले 2 से करें 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो किसका 404 का अब करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ 202, फिर 2 से करेंगे तो कितना 101। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। ठीक, तो 96 का हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 के हमारे क्या हो गए 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो 2 की पावर 2 जो हमारा है वो प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे क्या है, ये छोटी घात है हमारी। क्या है, ये सबसे छोटी घात है। तो हमारा ये क्या हो गया एचसीएफ, 2 की पावर 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यहाँ पर ये क्या है 2 की पावर 2 सबसे छोटी है क्योंकि, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या हुआ 96 और 404 का हमारा क्या हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एचसीएफ निकला है। अब हमें क्या निकालना था एलसीएम। एचसीएफ के थ्रू हमें क्या निकालना था एलसीएम। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैंने अभी बताया था पहले। ठीक है, आप लिख लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है एलसीएम। ठीक है, अब दोनों संख्या हमारी कौन सी है, तो इसको लिख लो दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब दोनों संख्या हमारी कौन सी हैं 96 और 404, और हमारा एचसीएफ क्या निकला था यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब 4 को इससे काटेंगे 4 एक नंबर 4, ये जाएगा 24। 24 और 404 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9696। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है,
तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या निकाला। बस खाली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके थ्रू आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर हमें एलसीएम दिया गया है तो हम एचसीएफ भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 6 7 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या 672 120 का अभाज्य वर्णखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें कितनी संख्याएं दी जा रही थी? 2। अब यहाँ पर हमें क्या दे दी गई? 3 संख्याएं दे दी गई हैं और कहा गया है कि उसका एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है? 672 120 का एलसीएम तथा एचसीएफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले फिर से हम वही फैक्टर करेंगे। तो 6 का करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 2 3। ठीक, 72 को हमें फैक्टर्स करने हैं। 72 के हम फैक्टर करेंगे तो आएगा, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 1। ठीक, अब फिर 120 के फैक्टर करेंगे हम, सेम है ही प्रोसेस। 2 60, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर आया 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से तो क्या आया 5 बार, फिर 5। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के हमारे क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर 2। 120 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे छोटी घात, हम प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घातें हमारी क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ये हमारी क्या है? सबसे छोटी घात। 2 की पावर 1 इसमें भी होगा, इसमें भी। 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में। ठीक है, तो हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो इस इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 6। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। अब हमारा आता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या हो गया? जो जितनी भी प्रत्येक अभाज्य गुणन सबसे बड़ी घातें, जो बड़ी घातें हो तीनों में हो और तीनों से समृद्ध हो, वो हमारी क्या हो जाएंगी? एलसीएम। तो हमारी क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 बड़ी घात इंटू, फिर क्या हमारा बचा? 3 की पावर 2 बचा हमारा, इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 360। ऐसे हमारा कितना आ गया? 360। लेकिन जो हमारा लेकिन जो है 672 इंटू 120 डज नॉट इक्वल टू 360 के। ठीक, मतलब इसका हमारा क्या हुआ? इसका मतलब 3 संख्याओं का 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और
HCF के बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, यहाँ पर क्या है, तीन संख्याएं अगर दी गई हुई है, हमारी तीन संख्याएं ये दी गई हुई थी, तो तीन संख्याओं का जो हमारा एलसीएम एचसीएफ होता है वो बराबर तीन संख्याओं के नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशन। हम एक नई क्लास के साथ में कल फिर मिलते हैं। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक, तो चलिए फिर कल मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।